हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसका टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो कि काम आने वाली है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। अगर टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होगी तो हम लोग वहाँ इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हमें ये पता नहीं होगा कि ये पर्सन इंडिया का है, इंडिया में अर्न कर रहा है और पैसा कहां लगा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को पूरी टर्मिनोलॉजी आज चैप्टर नंबर 2 में क्लियर करनी है। दूसरा, हमें पता करना है कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, कहां इसमें टैक्स लगता है, कहां इसमें टैक्स नहीं लगता है, कौन पर्सन बाहर से पैसा कमा के इंडिया में आ रहा है, कौन सा पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। ये सारी कैलकुलेशन जो है हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 में पढ़नी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी कंट्री के अंदर से, जिसको बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या होती होगी डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी? तो हम लोगों को पता है कि किसी भी कंट्री का जो डिवीजन होता है वो या तो फिजिकल बेसिस पे होता है या तो पॉलिटिकल बेसिस पे होता है। बट अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे करने वाले हैं। तो ऐसी कोई भी जगह जहां पॉलिटिकल फ्रंटियर बना हुआ हो, मतलब कि इस तरीके से अगर किसी कंट्री की क्या बनी हुई हो, बॉर्डर बनी हुई हो, ओके, या तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर, या तो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, बॉर्डर। तो ऐसी कोई कंट्री जिसकी पॉलिटिकल फ्रंटियर या बॉर्डर बनी हुई है तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, डोमेस्टिक टेरिटरी। और क्या बोला इसको, इकोनॉमिक टेरिटरी। अब ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, मतलब यहां पे बंदा रह रहा है, पैसे कमा रहा है और पैसे का यूटिलाइजेशन भी कर पा रहा है प्रॉपर्ली, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी। तो हम लोग समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर और बॉर्डर ऑफ अ कंट्री। ये सबसे इजी मीनिंग हो गया इसका। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। देखिए ये जो है, मान लेते हैं हमारे इंडिया का क्या है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, मतलब इसके अंदर जो भी इंसान रह रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे भाई, तो वो बोल रहा है ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है गवर्नमेंट, जिसमें कि पर्सन, गुड्स और कैपिटल जो है इजीली फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है। तो कौन सी तीन चीजें इजीली सर्कुलेट हो सकती है या तो मूव कर सकती है, तो इसमें ये हो गया पर्सन, दूसरा हो गया गुड्स, और क्या लेके घूम सकता है वो, कैपिटल लेके घूम सकता है। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे समझ में आ गया। बट क्या हर चीज यहां डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जा सकती है, क्या हर चीज को यहां से हटाया जा सकता है? तो अब हम लोग बात करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स क्या क्या आता है, तो सबसे पहले बोलता है शिप्स और एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द होम कंट्री। मान लेते हैं इंडिया हमारे लिए अभी होम कंट्री है, तो मान लेते हैं कि एक शिप जो है जापान से लेकर रशिया के बीच में ट्रैवल कर रहा है, रशिया में जाता है, कुछ लोगों को यहां से पिक करता है, जापान में छोड़ता है, जापान से लेकर रशिया में जाता है, तो ये आना जाना कर रहा है। बट वहां पे उस पे एरोप्लेन पे लिखा हुआ है एयर इंडिया, मतलब ये जो फ्लाइट है, ये जो एरोप्लेन है कहां का है, इंडिया का, मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, इंडिया की प्रॉपर्टी हुई। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो इंडिया की हो, भले ही वो काम कहीं पे भी कर रही हो, उसको हमेशा इंक्लूड करना है कहां, हमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ओके, तो एग्जांपल क्या लिया हम लोगों ने, प्लेन्स ऑफ एयर इंडिया कम्स अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री इवन दो दे आर फ्लाइंग बिटवीन चाइना एंड जापान। तो एक गाना याद रखिए, जापान से लेके रशिया, काम कहीं पे भी करे, प्रॉपर्टी इंडिया की है, तो हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या करना है हम लोग को, उसको इंक्लूड करना जरूरी है। आगे हम लोग बात करते हैं एम्बेसीज की। अब ये एम्बेसीज क्या होता है, तो हमारे कंट्री के जो भी रिप्रेजेंटेटिव दूसरी कंट्री में हमारी बात रखने जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग एम्बेसी। ओके, अब ये कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, कॉन्सुलेट्स वो बिल्डिंग होती है जहां पे दूसरी कंट्री में क्या होती है, मीटिंग्स कंडक्ट करवाई जाती है, उसको कहा जाता है कॉन्सुलेट। तो एम्बेसीज मतलब वो पर्सन हो गया जो दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्सुलेट्स वो बिल्डिंग हो गई जहां पे क्या करा जाएगा, पूरी की पूरी मीटिंग जो है वो स्केड्यूल करी जाएगी। ओके, एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, अगर हमारी कंट्री का कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहां जाके लोकेट होता है, किसी दूसरी कंट्री में लोकेट होता है, तो उसको भी हम लोग किस में लेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है अफ्रीका की जहां पे हमारे कुछ दोस्तों को मान लेते हैं कि किडनैप कर लिया गया,
ठीक है, उस कंट्री के लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, हमने कहा एक काम करते हैं, इंडियन आर्मी को लगा देते हैं वहां पे। इंडियन आर्मी जाती है, बट वो बोलती है कि हम लोगों को 5 मंथ्स के लिए ये पूरा एरिया खुद के लिए चाहिए, हम आपको यहाँ पे एंटर नहीं करने देंगे। तो उतने दिनों के लिए ये जो एरिया हो गया वो हमारा क्या हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ऐसा कोई भी मिलिट्री का ड्रिल प्रोग्राम जिसमें हम लोग जाके वहां ट्रेनिंग कर सकते हैं, या ऐसा कुछ हो जाए जिसमें दूसरी कंट्री हमारा सपोर्ट नहीं कर रही हो और हम लोग खुद वहां पे रिस्क लेके काम करते हैं, तो ऐसी जगह को कहा जाता है क्या, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो हमें ये समझ में आ गया कि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी अब्रॉड में लोकेटेड है वो क्योंकि इंडिया के, इसीलिए उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में लेना है। तीसरा बोलता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। हमारे कंट्री के जितने भी फिशिंग वेसल्स है, ऑयल एंड रिग्स है, या कोई भी नेचुरल तरीके से हम लोग अगर कहीं से एक्सकवेशन कर रहे हैं और काम बाहर हो रहा है, बट कर कौन रहा है, इंडिया के लोग कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग कहां लेंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो 3 पॉइंट याद हो गए, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, दूसरा हो गया हमारे एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और तीसरा हो गया फिशिंग वेसल्स। इन सब को डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या करना है, हम लोग को इंक्लूड हम बात करने वाले हैं कि अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। तो जो सारी चीजें हम लोगों ने डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करी थी उसी को रिवर्सल कर दो। मतलब एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जो कि दूसरी कंट्री की हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। देखिए क्या बोलता है, ये एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसकी है, फॉरेन कंट्रीज की। कहां पे रखी है, इंडिया के अंदर या हमारी खुद की कंट्री में, तो उसको यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल WHO, UNO, ये जितने भी लोग हैं इनके या इनका कोई भी प्रेमाइसेस इंडिया में एस्टैब्लिश किया जाता है, किसी कंट्री में एस्टैब्लिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी कंट्री का और हमारी कंट्री में उसको एस्टैब्लिश करेंगे, तो इसको भी इंक्लूड यहाँ पे नहीं करना है। International organizations like UNO, WHO, etc. located within the geographical boundaries of a country not included in domestic territory। तो हम लोग अभी डोमेस्टिक टेरिटरी को समझ चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट की। क्या होता है नॉर्मल रेसिडेंट? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है वो कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो लगभग 1 या 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में रहे, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे होना चाहिए। मतलब उसकी सेविंग, उसकी स्पेंडिंग और उसका जो भी खर्चा पानी जो भी चल रहा है उस कंट्री में उसका होना जरूरी है, तब जाके उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स में कंसिडर करेंगे। तो समझते हैं लिखना क्या है। अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, ये एक पर्सन हो सकता है, और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in a country, मतलब बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी परेशान के किसी के कंट्री में रह रहा हो। कोई और कंट्री भी हो सकती है, इंडिया भी हो सकती है। पीरियड मोर देन 1 ईयर, याद क्या रखना है, वो जो समय है वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। Whose center of economic interest lies in that country, उसका जो इंटरेस्ट है उस कंट्री में होना चाहिए। कौन सा इंटरेस्ट? तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है। इट मीन्स दैट दे कैरी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज जो आपको क्या करवाती है, अर्निंग्स करवाती है, उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है, तो अर्निंग्स, स्पेंडिंग्स और सेविंग्स की बात हो रही है। तो अगर ऐसा कोई करता है किसी कंट्री में तो उसको किसमें कंसीडर करना है, हम लोग को नॉर्मल रेसिडेंट में। देखिए ये बंदे ने भी कहा कि हमारी जो पैसे लगे हुए हैं, पैसे मतलब स्पेंडिंग, जो पैसे कमाए हैं वो अर्निंग, और सेविंग भी हम अपनी कंट्री में रखेंगे। तो इस बंदे को हम लोग मान लेते हैं कहाँ पे, नॉर्मल रेसिडेंट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग की नॉर्मल रेसिडेंट्स में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो ये बोलता है कि इंक्लूड तो सारा का सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझा, जो बंदा 1 या 1 साल से ज्यादा रह रहा है वो सब किस में आ जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना जरूरी है। अब कौन से बंदे नहीं आएंगे या कौन नहीं आ सकता, तो सबसे पहले बोलता है बॉर्डर वर्कर्स। अब ये बॉर्डर वर्कर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल 1971 के पहले बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था।
ठीक है। अब बांग्लादेश अलग हो गया, बट ये लोग अपना खेत तो नहीं लेके जा सकते, मतलब लैंड एरिया नहीं लेके जा सकते। हो सकता है वो आते हो, काम करते हो, जो भी खेती होती है उसका सामान लेके बांग्लादेश वापस चले जाते हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो उनका इंडिया में कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ बॉर्डर वर्कर्स को किसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इन कारण से नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा बोलता है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, वो आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, एक साल तो नहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और वापस चले जाएंगे, इसीलिए इनको नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं करना है। तीसरा, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल यूएनओ, WHO, इनके मेंबर्स अगर इंडिया में आते हैं तो उनका भी कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होगा, वो आएंगे, अपनी मीटिंग करेंगे और वापस चले जाएंगे, चाय कॉफी पी और वापस। तो इनको भी नॉर्मल रेसिडेंट में हम लोग को यहाँ पे नहीं कंसीडर करना है। इसी तरीके से जो फॉरेन स्टाफ आएगा, कुछ काम से आएगा, पर्टिकुलरली जो भी एम्बेसीज लोकेटेड हो रही है कहाँ पे, हमारी कंट्री में, बट वो रहेंगे तो है नहीं, आएंगे, काम करेंगे, वापस चले जाएंगे। इसी तरीके से जो भी एम्प्लॉयज होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता। तो नॉर्मल रेसिडेंट में किन किन को कंसीडर नहीं किया जाता है, तो बॉर्डर वर्कर्स हो गए, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो ये सारे लोगों को कभी भी नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें बात करते हैं अब हम लोग सिटीजन्स की। क्या होता है सिटीजन? तो सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, मतलब जो किसी पर्टिकुलर देश में रह रहा हो उसको बोलते हैं हम लोग नागरिक। अब कैसे ये इस देश का नागरिक बन गया, तो दो कारण हो सकते हैं, या तो यहाँ पे उसका बर्थ हो जाए, मतलब टपक जाए वो इस देश में, तो यहाँ का क्या हो गया, सिटीजन बन गया, या तो वहाँ का जो लॉ है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अप्रूव कर दे कि भैया आप यहाँ रह सकते हो, तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे सिटीजनशिप। तो यहाँ पे जो सिटीजन है यहाँ पे दो तरीके से कहलाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड ऑन द बेसिस ऑफ लीगल प्रोविजन। वन कैन बी द सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्सन जो है किसी भी कंट्री का एक सिटीजन हो सकता है, इधर बाय टेकिंग बर्थ इन द कंट्री और बाय सम लीगल प्रोविजन। तो अगर ये दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल कर देता है या दोनों में से एक कर देता है, तो वहां की वो क्या ले सकता है, सिटीजनशिप ले सकता है। बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, मतलब अगर हम लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली तो अब हम लोग दूसरी कंट्री में जैसे ही सिटीजनशिप लेंगे ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी। बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। जैसे यूके की बात करें, वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो वहाँ पे यहाँ पे जैसे मान लेते हैं इंडिया के भी सिटीजनशिप है और मान लेते हैं वहाँ की भी है, तो वो चल जाएगी। बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं चलता। तो कुछ कंट्री में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है और कुछ कंट्री में क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम क्या होता है? इनकम तो पता है, जब भी हम लोग जो भी काम करेंगे उसके बदले में जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे हम लोग इनकम। बट काम करने के बदले में, मतलब काम किया और फिर अगर पैसा मिलता है तो दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। तो काम करने का जो पैसा मिला उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, फैक्टर इनकम। ये बोलता है इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं भैया, हम पता है क्या कितने होते हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इन तीनों को मिला दे और ये चौथे और को मिला देंगे तो बन जाएगा क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। क्या दी इन लोगों ने, अपनी सर्विसेज। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब इसने जो भी फैक्टर इनकम अर्न करी है नॉर्मल रेसिडेंट ने, तो उसको किसमें इंक्लूड करना है, नेशनल इनकम में। मतलब कि फैक्टर इनकम को हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशन में, किसके, नेशनल इनकम के। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं। तो ट्रांसफर इनकम का मतलब मुफ्त का पैसा, मतलब हो सकता है किसी कारण से आपको ये पैसा मिला हो, जैसे सरकार ने बच्चों को जो पैसा दिया वो विद द हेल्प ऑफ स्कॉलरशिप दे दिया, स्कॉलरशिप दे दी भाई उसको, तो स्कॉलरशिप जो मिला है उसके बदले में आप सरकार को वापस कुछ देने नहीं वाले, तो ऐसी इनकम को कहा जाता है ट्रांसफर इनकम। ऐसे ही कोई पर्सन है जिसकी एज 60 ईयर्स हो चुकी है, ठीक है, मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं उसका रिटायरमेंट हो गया, अब उसके पास कुछ अर्निंग नहीं है, तो सरकार उसको क्या देगी, पेंशन देगी। तो ये जो उसने पेंशन दी है उसको, इसको भी हम लोग किसमें लेंगे, ट्रांसफर इनकम। तो कंक्लूड क्या हुआ, जिसके बदले में हमें कुछ ना देना पड़े और हमें मिले उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर इनकम। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। बिना कुछ करे,
आपको पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों नहीं होगी ये नेशनल इनकम में इंक्लूड? क्योंकि ये मेहनत की कमाई नहीं है, इसीलिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी टाइप्स ऑफ इनकम की बात करी, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की। अब हम लोग बात करेंगे गुड्स की। तो फाइनल गुड्स क्या होता है? वो गुड्स जिस पे अब कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी है या अब उस पर दोबारा कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल गुड्स। और ये रेडी टू कंज्यूम है, मतलब इसको क्या कर सकते हो आप? सीधे कंज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लैपटॉप खोला, स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने काम, इसमें आप कुछ आपको करना तो है ही नहीं एक्स्ट्रा। तो ऐसे गुड्स जिसपे आपको फर्दर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी है उसको कहा जाता है यहाँ पे फाइनल गुड्स। क्या लिखना है इसमें? It refers to those goods which are used either for consumption or for investment। या तो कंजप्शन मतलब खुद के यूज के लिए, या तो इन्वेस्टमेंट मतलब उसको लगाने से हमें कुछ पैसा मिल सके। They are those goods which are used for final consumption, but final consumption के लिए ही इसको यूज करना है। और नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में भी हमें लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर नीदर सोल्ड, ठीक है? तो ये क्या होंगे? सोल्ड नहीं होंगे, ठीक है? नॉर यूज फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ना तो उस पर दोबारा कोई क्या हो सकता है? प्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है। तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। वो सारे गुड्स जिसपे बार बार फर्दर प्रोसेसिंग होती चली जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड, मुझे बनाना है सैंडविच, तो ब्रेड से जब सैंडविच में बनाऊंगा तो ब्रेड मेरे लिए रॉ मटेरियल हो गया, बट वो शॉपकीपर मान लेते हैं कि ब्रेड ही बेचता है तो उसके लिए वो फाइनल गुड्स हो गया। तो ऐसे कोई भी गुड जिसपे प्रोसेसिंग हो सकती है बार बार उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब इसको सेल परचेज बार बार किया जा सकता है, रीसोल्ड बार बार किया जा सकता है। क्या इसको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में लेना है? नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये अभी फाइनल फॉर्म में नहीं आया है। क्या लिखना है हमें? इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। मगर एक साल के अंदर ही उसका यूज करके इसको इस्तेमाल करके खत्म करना है। यहां बोलता है दीज गुड्स आर जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट एंड फ्रॉम द अनदर प्रोडक्शन यूनिट। मतलब एक फर्म, मान लेते हैं ये फर्म ए है, ये फर्म बी को दे रही है, फर्म बी फर्म सी को दे रही है, फर्म सी फर्म डी को दे रही है। तो इस तरीके से एक दूसरे को क्या करते रहेंगे? इस गुड्स को एक्सचेंज करते रहेंगे। तो ऐसे गुड्स को क्या कहना है हम लोग को? इंटरमीडिएट गुड्स कहना है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको कि किन गुड्स को हम लोग फाइनल गुड्स कहे और किन गुड्स को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वुड है, अब ये वुड रखी हुई है, साल भर अगर ये रखी रहती है, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। बट अगर जैसे ही साल कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर में जाके इसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स ना कह के कहेंगे फाइनल गुड्स। जैसे ये फाइनल गुड्स है, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर मार्ट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द मार्ट। तो फर्नीचर जो भी खरीदा मार्ट वाले ने उसके लिए क्या है? ये अपने लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है। वेयर इज इफ द सेम फर्नीचर इज परचेज बाय द हाउस होल्ड, अगर किसी घर के कंजप्शन के लिए उसने खरीद लिया देन इट इज टर्म टू बी एज द फाइनल गुड्स। मतलब अगर ये जो है आपका ये जो वुड है, ये समझिएगा, ये जो वुड है ये खरीद के अगर ये घर वाला कोई काम कर लेता है, सामान बना लेता है इससे, तो ये इसके लिए हो गया फाइनल गुड्स। या ये भी खरीदता है और यूज कर लेता है तो ये हो गया फाइनल गुड्स। बट ये बनाने के लिए किसी दुकान वाले ने खरीदा और इससे ये बना लिया तो इसके लिए क्या हो गया? ये इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमें यहाँ पे गुड्स के नेचर से समझना है कि ये किस टाइप का गुड होगा। सो अ कमोडिटी can't be completely classified as intermediate और final goods। एक गुड्स को completely हम लोग ना तो final goods बोल सकते हैं ना तो intermediate goods बोलते हैं। It depends upon the nature, किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे, मतलब उसके यूज पे। ऑफ यूज एंड यूज अप इन द सेम ईयर, अगर मान लेते हैं सेम ईयर में ही उसको यूज कर लिया, if they remain more than 1 year then they are treated as final goods। intermediate goods अगर एक साल से ज्यादा रखा रह गया तो भी उसको किस में कंसीडर करना पड़ेगा? फाइनल गुड्स में कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल राम लिमिटेड परचेज 10 यूनिट्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मान लेते हैं राम ने कुछ सामान खरीदा, 10 यूनिट खरीदी फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जिसमें से साल भर में उसकी 7 तो यूज हो गई। अब कितनी बच गई उसके पास? 3 बच गए। तो ये 3 जो है अगले साल जाके फाइनल गुड्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर में इसको क्या ट्रीट करा? इंटरमीडिएट। मगर अगले अकाउंटिंग ईयर में क्या ट्रीट करेंगे इसको? फाइनल गुड्स। तो यहां तक कि हमें समझ में आ गया कि किन गुड्स को हम लोगों को फाइनल गुड्स कहना है और किन गुड्स को हम लोगों को इंटरमीडिएट गुड्स कहना है।
अब हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम की जो टर्मिनोलॉजीज है कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, इसके बिना नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू की। अब ये क्या होता है ग्रॉस वैल्यू? ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ फाइनली हम लोग किसी कहाँ से खरीदे, शोरूम से खरीदे, तो उसकी जो मैक्सिमम प्राइस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू, जिसमें अभी तक के कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ, सब कुछ इंक्लूड हुआ है, डिडक्शन नहीं हुआ। तो जो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उस कमोडिटी की, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज, जब हम लोग खरीदने गए उस समय उसकी जो भी प्राइस थी उसको क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पे? ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, देखिए मान लेते फॉर ये बंदा ये जो भी सेलफोन खरीद के लाया उसको जितना पैसा दिया होगा दुकानदार को, ये क्या कहलाएगा? इसकी ग्रॉस वैल्यू। बट मान लेते हैं इसमें कुछ डिडक्शन लग गया, आप लेके आए बाहर और मान लेते वो गिर गया, अब उसकी वैल्यू हो गई कम। तो वैल्यू कम हो गई अगर उसकी, तो उसको आप ग्रॉस वैल्यू तो नहीं बोल सकते। तो वैल्यू कम होने के कारण अब इसको बोला जाएगा यहाँ पे नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू क्या होती है? द प्रेजेंट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज नेट वैल्यू। अब गिर गया 10,000 की चीज अगर 6,000 रुपए की हो गई, मान लेते हैं स्क्रीन टूट गई उसकी, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट वैल्यू। मतलब ग्रॉस में डिडक्शन होने के बाद जो कम वैल्यू हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेट वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए फॉर 2 years इफ आई वॉन्ट टू सेल माई सेलफोन इट वुड बी अप्रॉक्स 10,000 रुपीज, सो द नेट वैल्यू ऑफ माई सेलफोन इज 10,000। खरीदा होगा 40,000 का, आज कितने का बिक रहा है? 10,000 रुपए का। तो 30,000 की जो वैल्यू कम हुई है उसको बोला जाता है यहाँ पे नेट वैल्यू। तो हमें ये समझ में आ गया कि ग्रॉस वैल्यू क्या होता है और नेट वैल्यू क्या होता है। बट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दो कारणों से लगता है, एक तो वियर एंड टियर और दूसरा आउट ऑफ फैशन, या तो हम लोग बोल सकते हैं उसको ऑब्सोलेंस। तो दो कारणों से यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मतलब कि ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस आता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्या आता है? डेप्रिसिएशन। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड द नेट वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज डेप्रिसिएशन। जैसे मान लेते हैं कि ये किसी सेलफोन की ग्रॉस वैल्यू थी 15,000, अब नेट वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 10,000। डिफरेंस कितना हो गया? 5,000। तो यहां बोलता है ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? डी फॉर डेप्रीसिएशन। तो ये समझ में आ गया हमेशा कि ग्रॉस और नेट के बीच में जो वैल्यू होगी डिफरेंस की उसको क्या बोलना है? डेप्रीसिएशन बोलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो डेप्रीसिएशन है इसको फाइंड आउट करने का तरीका रहेगा। तो ग्रॉस में से अगर डेप्रीसिएशन माइनस कर देता हूं तो मेरी नेट वैल्यू आ जाती है, नेट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर देता हूं तो मेरी ग्रॉस वैल्यू आ जाती है। तो क्या डेप्रिसिएशन को एक ही नाम से जाना जाता है? नहीं, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। एग्जाम में बहुत सारे सिनोनिम लिखे आते हैं, जैसे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये जनरली लिखा आता है बहुत बार, तो ये याद रखना है हम लोग को कि सीधा डेप्रिसिएशन नहीं लिखा मिलेगा, बहुत अलग अलग नाम मिलेंगे इसके। तो एग्जामिनर भी बहुत तेज है भाई, आप लोगों का चेकिंग कभी भी कर सकता है कि आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमें सिनोनिम्स भी याद करने हैं डेप्रिसिएशन के। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का। तो सबसे पहले हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ही समझ लेते हैं क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडीज को डिडक्ट किया जाता है तब आती है हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो सारे टैक्स जो इजीली ट्रांसफर होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज क्या होती है? तो सब्सिडीज का मतलब होता है सरकार जब भी किसी चीज पे आपको डिस्काउंट देती है, किसी चीज के खरीदने पे, जैसे एलपीजी सिलेंडर आप खरीदते हैं डोमेस्टिक, तो उस पर आपको कुछ कम पैसा देना पड़ता है, तो दैट इज नोन एज सब्सिडी। तो डिस्काउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम समझते हैं पहले। इनडायरेक्ट टैक्स बोलता है इट रेफर्स टू दोस टैक्सेस व्हिच आर इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो सारी टैक्सेस जो प्रोडक्शन पे लगे या तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगे, जिसके कारण क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इन सबको मिला के सिंगल टैक्स बना दिया गया है, दैट इज नोन एज जीएसटी। अब हम लोग आगे बात करते हैं सब्सिडी की। तो इट इज अ डिस्काउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट। इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब सपोर्ट मिलेगा, असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विस। हर किसी पे नहीं,
जो आपकी बिल्कुल जरूरत की चीजें होंगी सिर्फ उसी पे आपको क्या मिलने वाली है, सब्सिडी मिलने वाली। इट रिड्यूसेस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एमआरपी जो है उसका क्या हो जाता है, सब्सिडी लगने के कारण कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एलपीजी सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पे हम लोगों को मिलता है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब जिस भी चीज को आप बनाने वाले हैं उसमें लगने वाला जो खर्चा है, जो पैसा है, उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट, और उसको जितने पे बेचा जाने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस। इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिन लोगों ने भी आपके काम में मदद करी है, लैंड लेबर कैपिटल, उन सबको आपने जो काम करने के बदले में पैसा दिया, ये सब फैक्टर कॉस्ट में आता है। फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, उनको जो पैसा दिया आपने, इसको क्या कहा हम लोगों ने, फैक्टर कॉस्ट। चीज बनके तैयार हो गई, अब उसको क्या करना है, हमें मार्केट में बेचना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस। It refers to the price at which the product is actually sold in the market। मैं इसको easy language में MRP भी बोल सकता हूँ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोल सकता हूँ। यहां देखिए तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस इंटर रिलेटेड है, बट इसके बीच में जो रिलेशन आता है वो किसका आता है, NIT का आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का आता है। अब हम लोगों ने फैक्टर कॉस्ट में अगर NIT जोड़ दिया तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में से अगर NIT माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारा, फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पे हम लोग ये समझ चुके हैं कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग NIT भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, NFIA पे आते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये होता क्या है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा रामू का और जॉन का। ठीक है, अब ये रामू भैया इंडिया के और जॉन मान लेते हैं यूएस का। जॉन मान लेते हैं कि इंडिया आते हैं और रामू मान लेते हैं यूएसए चले जाते हैं। तो रामू भैया को जो पैसा मिलेगा यूएसए से वो मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और जो जॉन को पैसा मिलेगा वो INR में मिलेगा। अब रामू और जॉन अपने अपने कंट्री में वापस चले जाते हैं, तो इनने जो मेहनत करी तो उससे जो पैसा कमाए ये हो गया इनकी फैक्टर इनकम, बट ये दूसरी कंट्री से लेके आ रहे हैं तो ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो रामू जो इंडिया पैसा लेके आए वो फैक्टर इनकम हुआ, और जो जॉन यूएस लेके गए ये फैक्टर इनकम हो गया। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर हम लोग यहां इंडिया को बेस बनाते हैं तो इंडिया में पैसा आया तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इंडिया से पैसा गया तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो क्या होता है, इंडिया में आना या इंडिया से पैसा जाना ये कहलाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो हमारे पास कहां से आया उसको हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम में, हमारे पास से जहां गया उसको ले लेते हैं टू में, और इसका जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं NFIA। अब इसका जो डिफरेंस है जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही रहे, तो इसका डिफरेंस जो है वो तीन टाइप से हो सकता है, उस पर हम लोग अभी आते हैं। It refers to the difference between factor income received from rest of the world and factor income paid to rest of the world। तो ये क्या हो सकता है NFIA, ये पॉजिटिव हो सकता है जब हमारे इंडिया में ज्यादा आए और हमारे पास से कम जाए, तो NFIA क्या हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव कब होगा, जब रिसीव कम हो और पेड ज्यादा हो, ज्यादा दे दिया और हमारे पास कम आया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। न ज्यादा दिया न ज्यादा मिला तो यहां पे क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया, या NFIA क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम लोग यहां समझ चुके हैं कि NFIA क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि NFIA में क्या क्या चीजें आ सकती है। तो ये बोलता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, एक्चुअली में उनको कितना पैसा मिला है बाहर से, उसको बोलते हैं नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उनने कोई बिजनेस करा तो उससे दूसरी कंट्री से कितना पैसा आया, या हम लोगों से उन लोग ने कितना ले गया, कोई प्रॉपर्टी है तो उससे कितना रेंट आया, ये सब भी किस में आता है, NFIA में आता है। नेट रिटेन अर्निंग, उन लोगों ने कितना पैसा बचाया, वो इंडिया ले आए या हमारे यहाँ से पैसा बचा के वो दूसरे देश में लेके चले गए। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो NFIA के कैलकुलेशन में काम आने वाले हैं हमें।
चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम तक अगर हमें जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा एनएफआईए का। चलिए तो डोमेस्टिक इनकम में अगर एनएफआईए जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से एनएफआईए माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। तो ये एक हमारा रिलेशन क्लियर हो गया और दो फॉर्मूले हमें याद हो गए। तो हमें ये समझना है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला जो बॉक्स होगा वो ग्रॉस वैल्यू या नेट वैल्यू का होगा, दूसरा जो बॉक्स होगा वो हमेशा डोमेस्टिक इनकम का या नेशनल इनकम का, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बॉक्स होगा वो होगा मार्केट प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का। तो हम लोग उसी पे आते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला बॉक्स मैंने बोला ग्रॉस और नेट का, दूसरा बॉक्स मैंने बोला डोमेस्टिक नेशनल का, और तीसरा क्या मान लेते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। तो पहले जो दो अल्टरनेटिव्स है जिसमें हम लोगों ने ग्रॉस और नेट लिखा है उसमें हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डेप्रिसिएशन का, इतनी बात हमें याद रखनी है। दूसरा बोलता है कि दूसरा जो बॉक्स है उसमें लिखेंगे हम लोग या तो डोमेस्टिक इनकम या तो नेशनल इनकम, और इनका जो डिफरेंस आएगा वो फिल होगा कहां से, एनएफआईए से। इसी तरीके से लास्ट वाला जो बॉक्स बनेगा वो बनेगा फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट प्राइस का, जिसका डिफरेंस जो है वो किससे क्लियर करेंगे हम लोग, फिल किससे करेंगे, एनआईटी से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों बॉक्सेस को समझा और टर्मिनोलॉजीज देखी पूरे चैप्टर नंबर 2 की, जो कि हमें नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में काम आने वाली है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, बट इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अब इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस पर्टिकुलर किस पे, वेबसाइट पे हमें क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। क्या फायदा होगा इससे, तो भाई मोटो क्या है, लर्न टुडे लीड टुमारो, आज पढ़ेंगे कल बादशाह बनेंगे। क्या क्या अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, क्या क्या चीज मिलने वाली है, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी बोर्ड के कंटेंट मिलने वाले, जिसमें सीबीएसई आईसीएसई ऑल स्टेट बोर्ड्स है, ये देखिए सभी यहाँ पे अवेलेबल है, और कंटेंट के साथ साथ टीचर भी बेस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नीट, क्लैट, जेडबलई, एआई, सीयूईटी, एनटीईटी, इन सब के भी कंटेंट मिलेंगे और टीचर्स भी मिलेंगे जो कि आपको क्या करवाएंगे, सेलेक्ट करवाने का काम करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग बने रहेंगे स्टेप अप एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल, टेक केयर, बाय बाय।